हेलो फ्रेंड्स। आज बेसिक क्लास के 5वें सेशन की बात करेंगे। मैंने चौथे सेशन में बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि कोई ट्रांसलेशन हिंदी में दिया है तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखें। हिंदी में कई तरह से ट्रांसलेशन तोड़ मरोड़ के दे सकता है, कितना भी तोड़ मरोड़ के दिया हो, लेकिन आप उसको इंग्लिश में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं यदि मेरी बातों को थोड़ा फॉलो करेंगे तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश हिंदी के ट्रांसलेशन जो दिए हैं उनको इंग्लिश में कैसे अच्छे से क्रम से हम लोग बैठाएंगे। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि इंग्लिश में किसी भी ट्रांसलेशन को लिखने के लिए कैसे क्रम रहता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद लिखा जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है मेन वर्ब के आगे। ध्यान से देखिए क्रम। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसे आप सुनते हैं इज, एम, आर, शुड, हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब जैसे गो, रन, ईट, ये मेन वर्ब है। और उसके साथ वर्ब के साथ अक्सर इंग्लिश में माना जाता है कि एक ऑब्जेक्ट जुड़ा रहता है, कि जैसा मैं पिछले क्लास में बताया था कि वर्ब के बाद हमेशा अक्सर ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। इसके बाद एक कुछ चीजें होती है एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। अब ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स क्या होता है अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं किसी ट्रांसलेशन में सब्जेक्टों की संख्या पे। सब्जेक्ट की संख्या 1, 2, 3 कितने भी हो सकती है। इसी तरह मेन वर्ब आपका 1, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट 1, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं। इसी तरह आपका एक्स्ट्रा एलिमेंट ई फॉर एक्स्ट्रा एलिमेंट 1, 2, 3 कितने हो सकते हैं। अब आइए मैं ट्रांसलेशन पहले लिखता हूं। ठीक है, पहले मैं आपको मेन वर्ब ऑब्जेक्ट को कैसे क्रम में बैठाना है और एक्स्ट्रा एलिमेंट दिया रहेगा तो उसको कैसे बैठाना है, इन पर बात करते हैं। ये सब तो बाद में बात हो जाएगी। जैसे मैं एक ट्रांसलेशन लिख रहा हूं हिंदी में, देखिए बाजार जाओ एक पेन खरीदने। ठीक है, बाजार जाओ एक पेन खरीदने, या हम इसको ऐसे कर दें एक पेन खरीदने, एक पेन खरीदने बाजार जाओ। देखिए मैंने इस हिंदी को तोड़ के ऐसे लिख दिया, तो हिंदी में तोड़ मरोड़ के ट्रांसलेशन तो होगा ही, लेकिन जब हम इसका या इसका इंग्लिश बनाएंगे तो इंग्लिश बनाने का एक ही तरीका है। इंग्लिश हमेशा एक ही तरह से बनेगी। अब वो कैसे बनेगी ध्यान से देखिए। बाजार जाओ एक पेन खरीदने, या एक पेन खरीदने बाजार जाओ, चाहे इसको देखें चाहे इसको देखें। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इस ट्रांसलेशन को देख के आप ये बताइए कि पहले आदमी बाजार जाएगा कि पेन खरीदेगा, तो सीधी सी बात है पहले तो बाजार ही जाएगा। तो हम जो काम पहले होता है पहले अंग्रेजी बनाते समय उसी को लिखते हैं। तो पहले चाहे इसकी इंग्लिश लिखनी है तो क्या लिखेंगे, पहले बाजार चलता है तो गो टू मार्केट, पहला काम खत्म। अब पहले क्रिया से अंग्रेजी में दूसरी क्रिया को जोड़ने के लिए हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर टू जान के गोले में कर रहा हूँ कैपिटल। ये हमेशा एक क्रिया से पहली क्रिया से जब दूसरी क्रिया को जोड़ने का काम करता है। और तो बाजार पहुंच गया, अब क्या करेंगे, पेन खरीदेंगे, तो टू बाई अ पेन। ये हो गया पूरा इसका हिंदी, चाहे इसकी चाहे इसकी। अब अगर हम इसमें बात करें, देखिए मेन वर्ब और मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हमने बोला 1, 2, 3 कितने भी मेन वर्ब हो सकते हैं, उसी तरह ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। अगर इसमें बात किया जाए तो गो, ये आपका V1 हो गया, पहला वर्ब हो गया, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है। कहाँ जाना, बाजार जाना, ये आपका हो गया O1, पहली क्रिया का पहला ऑब्जेक्ट। इसी तरह दूसरी क्रिया क्या हो रही है, खरीदना, तो खरीदना, तो ये हो गया आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया V2, क्या खरीदना, एक पेन खरीदना, तो ये हो गया O2। मान लीजिए अगर यहाँ पे दिया रहता कि बाजार जाओ एक पेन खरीदने एक पत्र लिखने को,
तो आप यहाँ पे फिर जोड़ देते टू, पहले बाजार जाता, पेन खरीदता, टू राइट अ लेटर। अब राइट अ लेटर लिखते तो लिखना जो होती वो तीसरी क्रिया होती, और क्या लिखना, एक पत्र लिखना, वो आपका क्या हो जाता, तीसरा ऑब्जेक्ट हो जाता। ठीक है ना, ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि कैसे क्रम में बैठाना है। इसी तरह आइए दूसरे ट्रांसलेशन को देखते हैं, दूसरे इसी छोटे से क्रम में दूसरे को देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक ट्रांसलेशन और बोला, जैसे एक खिलौना खरीदो उस बच्चे को देने को, या हम इसको तोड़ के लिख दें, उस बच्चे को देने को, उस बच्चे को देने को एक खिलौना खरीदो। तो दोनों स्थिति में, चाहे ये हिंदी हो चाहे ये हिंदी हो, इंग्लिश तो एक ही तरह से बनेगी। तो हम पहले क्या उस बच्चे को दे देंगे खिलौना? नहीं, पहले हम खिलौना खरीदेंगे। तो क्या होगा, बाई अ टॉय, बाई अ टॉय पहले हो गया खिलौना। अब हम क्या करेंगे, उसको देंगे, तो हम टू से दूसरी क्रिया जोड़ते हैं, टू गिव, गिव माने देना, और उस बच्चे को दैट चाइल्ड। ठीक है, आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहली क्रिया V1 हो गई, दूसरी क्रिया क्या हो गई, ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो, पहला ऑब्जेक्ट क्या हो गया, O1 हो गया। अब पहली क्रिया को हम दूसरी क्रिया से टू लगाए हैं, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब हम यहाँ पे ये V2 हो गया, और किसे देना, बच्चे को नहीं बोल रहा, उस बच्चे को। तो उस बच्चे हमारा ये क्या हो गया, पूरा मिलके एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा कि कैसे आप क्रिया को जोड़ते हैं। सब्जेक्ट और क्या चीजें होती है वो तो बात की बात है, पहले ट्रांसलेशन को लिखना सीखिए। अब मान लीजिए अगर आज लिखा रहता, मान लीजिए ये एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या होता, आज, तो टुडे लिखते, तो टुडे सबसे लास्ट में लिखते, वो एक्स्ट्रा एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट से और क्या कहते हैं वर्ब से लेना देना है नहीं। आज जैसे लिखा रहता तो टुडे लिख देते, ऐसा लिखा रहता मार्केट में आज, मार्केट में आज लिखा रहता तो हम लिखे इन द मार्केट टुडे लिखते। ठीक है, जैसे भी ट्रांसलेशन में लिखा रहता है इन द सोसाइटी, इन द मार्केट, ये सारी चीजों को हम एक्स्ट्रा एलिमेंट कहते हैं, तो हम उसको हमेशा ट्रांसलेशन के लास्ट में लिखते हैं। और यदि लिखा है आज बाजार में, तो इन द मार्केट टुडे, तो टुडे सबसे लास्ट में, टुडे स्टरडे टुमारो ये सबसे लास्ट में, और उससे पहले क्या जोड़ते हैं, इन द। जैसे मान लीजिए कहीं किसी ट्रांसलेशन में लिखा आज हॉस्पिटल में, तो हम क्या लिखेंगे, इन द हॉस्पिटल टुडे। यदि लिखा रहता है जैसे कल स्कूल में, तो हम लिखेंगे इन द स्कूल स्टडी। ये सारी चीजों को एक्स्ट्रा एलिमेंट के रूप में लास्ट में लिखते हैं। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्लास में ये समझ में आ गया होगा कि हिंदी जैसे भी तोड़ मरोड़ की दी होगी, हमको इंग्लिश बनाते समय बस ये ध्यान देना है कि इन ट्रांसलेशनों में पहली कौन सी क्रिया होगी और उसका कौन सा ऑब्जेक्ट दिया है, लिख के और दूसरी क्रिया से जोड़ देंगे। देखिए, ये जरूरी नहीं कि हर क्रिया, जैसे ये क्रिया पहली क्रिया का ऑब्जेक्ट दिया है, दूसरी क्रिया का ऑब्जेक्ट दिया है, कभी कभी होगा पहली क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं भी दिया है, खरीदना। अब क्या खरीदना नहीं दिया तो केवल टू से जोड़ देंगे, मतलब आपका मान के चलिए कि पहली क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं दिया। कुछ भी हो सकता है पहली क्रिया का ऑब्जेक्ट न दिया हो, दूसरी क्रिया का ऑब्जेक्ट दिया हो सकता है दूसरी क्रिया का ऑब्जेक्ट न दिया हो, पहली क्रिया का ऑब्जेक्ट दिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बस अपने दिमाग से सोचिए कि पहली क्रिया क्या है और पहली क्रिया का ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया है। नहीं दिया है तो भी हम टू लगा के अगला दूसरी क्रिया लिखें, और दूसरी क्रिया का ऑब्जेक्ट दिया है तो जोड़ दें। इसी तरह मान लीजिए कोई तीसरी क्रिया दी है, तो उस तीसरी क्रिया को लिख के टू से जोड़ के उस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा एलिमेंट दिया है आज बाजार में, तो इन द सोसाइटी, इन द मार्केट टुडे लिख देंगे। इस तरह से करके हम अपनी बातों को बढ़ाते हैं अंग्रेजी में। तो उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा सा सेंटेंस को बैठाना समझ में आ गया होगा। ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये जब मैं ट्रांसलेशन बताऊंगा तो की बात बताऊंगा, लेकिन आगे मेन वर्ब दिया है, क्रिया दिया, अगर ऐसे लिखा तो कैसे बैठाना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ।
तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा आप एक चीज़ जान जाइए कि मैं आपको प्रयास करता हूँ, लेकिन आपको अपने से प्रयास करना चाहिए। अगर आप जीवन में कुछ सीखते हैं तो उसकी क्रेडिट आपको भी जाती है। ऐसा थोड़ी है कि जो आपको सिखा रहा है केवल उसी का प्रयास होता है, आपका निश्चित प्रयास होता है और आप अपने ही मेहनत से कुछ हासिल कर सकते हैं जीवन में। हम लोगों को क्या, हम लोग तो एक रास्ता दिखाते हैं, गाइड करते हैं। ओवरऑल आपको अपने प्रयास से रिजल्ट मिलता है। तो यदि मेरी ये बात आपको समझ में आई हो तो दोस्तों इसको ज़रा शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दें। और जो नए बार फर्स्ट बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं हर एक बार अपने वीडियो में कहता हूँ प्लीज़ अपने आप कमेंट्स दिया करिए, लेकिन कोई कमेंट्स देता नहीं है तो हम लोगों को अपनी गाइडलाइन समझ में ही स्वयं में नहीं आती कि हम किस दिशा में चल रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आप लोग से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी कमेंट्स जरूर छोड़ा करें, वो हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आज इस बेसिक क्लास के 5वें सेशन की बात थी। धीरे धीरे क्लास को बढ़ाया जाएगा, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर आपको किसी टॉपिक में, किसी क्लास में, बेसिक क्लास में जो चीज़ नहीं समझ आया उसको कमेंट्स में लिख दें, तो मैं उसको पूरी तरह से दूर करने की कोशिश जरूर करूँगा। तो इन बातों के साथ मैं 5वीं क्लास के सेशन को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।